हमने टॉपिक लिया है वर्क एनर्जी पावर। तो हमें यहाँ आंसर देना है इन क्वेश्चन का कि लुक एट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर द वर्क इज डन और नॉट इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। अगर हम वर्क की बात करें, देखिए एक्चुअली वर्क का मीनिंग क्या होता है। वर्क हम तभी फिजिक्स में मानते हैं कि क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब भी आपके पास कोई तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट मूव हो गया। मान लीजिए पहला यहाँ था ऑब्जेक्ट, या ये फर्स्ट पोजीशन था, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो सकता है, इवन वाई एक्सिस में हो सकता है, इवन एक्स और वाई एक्सिस के बीच में से हो सकता है, इवन जेड एक्सिस में हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम वर्क कैसे कहते हैं। तो अगर हम पहला इसमें एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है, सुमा इज स्विमिंग द पॉन्ड। तो मान लीजिए सुमा जो यहाँ रहेगी, तो सुमा ने जो है तो यहाँ से स्विमिंग करना चालू किया रहेगा, और बाद में मान लीजिए सुमा यहाँ आ गई। तो अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह अगर सुमा गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें वर्क हुआ है, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये जो वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, एफ एस कॉस थीटा कहते हैं। यानी कि ये कॉस थीटा क्या रहता है, मान लीजिए यहाँ से हमने फोर्स लगाया, मान लीजिए इस एंगल में हमने फोर्स लगाया, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों का जो एंगल है इसको थीटा ऐसे कहते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो ये पहले का आंसर है कि सुमा अगर स्विमिंग कर रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। और डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। देखिए तो इसमें क्या है कि अगर डोंकी की बात करें, तो क्या हो जाएगा, अगर डोंकी की बात करें तो डोंकी के केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये कोई तो डोंकी है, और डोंकी के मान लो बैक पे ये लोड है। तो अगर हम विथ रेफरेंस टू ग्रेविटी अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस से देखें, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट से रेफरेंस से देखें, तो आपको देखेगा कि टी टाइम के बाद भी क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का में एग्जैक्टली जो डिस्प्लेसमेंट है विथ रेफरेंस टू ये, अगर हम मेन पॉइंट पकड़ते हैं तो इसके रेफरेंस में क्या रहेगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ज़ीरो है। तो इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो यानी कि वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू ज़ीरो इंटू कॉस थीटा। क्योंकि एक मीन पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में क्या है, कंटिन्यूसली वो जो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसमें ज़ीरो है। इसके लिए अगर डोंकी अगर कैरी कर रहा है लोड को, तो हम उसको क्या पकड़ेंगे, तो इसको हम पकड़ेंगे कि उसने ये नहीं किया है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए डोंकी चल रहा है, तो डोंकी यहाँ था मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट पे, और डोंकी ने मान लिया मूव किया और यहाँ आ गया डोंकी, तो इस केस में हम मानेंगे कि उसने वर्क किया है। तो वो डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली आप क्या समझ रहे हैं कि डोंकी मूव कर रहा है या स्टैंडिंग है। तो इसको क्या कहेंगे हम, तो इसको अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि उसने वर्क किया है। तीसरा केस है विंड मिल इज लिफ्टिंग अ वाटर फ्रॉम द वेल। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है कि अगर विंड मिल की बात करते हैं, तो विंड मिल क्या है कि एक ऐसा मूव करता रहेगा, मान के चलिए। तो विंड मिल के जो ये है फैन है या ब्लेड है, वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि ये तो कंटिन्यूसली मोशन में है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं इनके ब्लेड, और उसकी वजह से मान लीजिए ये जो पानी है, मान लीजिए यहाँ कहीं से टैंक से पानी वो विंड मिल लिफ्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या आ रहा है कि मान लीजिए ये पानी जो है वो पाइप से बाहर आ रहा है, मान लीजिए इस पाइप से ये पानी बाहर आ रहा है। तो इस केस में भी हम क्या पकड़ेंगे कि पानी अगर इस टैंक से बाहर आ रहा है, तो इसमें भी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लेड का भी हो रहा है और पानी का भी हो रहा है। तो अगर हम ब्लेड की बात करें तो वहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पानी की बात करें तो यहाँ भी पर्टिकुलर केस में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, तो इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, यानी कि वर्क डन हुआ है। चौथा केस है ग्रीन प्लांट इज कैरिंग अ फोटोसिंथेसिस। लेकिन देखिए यहाँ जो फोटोसिंथेसिस होगा, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस है। तो इसमें क्या है कि फोटोसिंथेसिस में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इस केस में क्या माना जाएगा, तो इस केस में वर्क डन ज़ीरो माना जाएगा फिजिक्स की भाषा में। इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। देखिए अगर मान लीजिए कोई तो ये इंजन है, और ये इंजन क्या कर रहा है, इतनी बड़ी ट्रेन को पुल कर रहा है। तो अगर मान लीजिए ये इंजन यहाँ था और कुछ समय के बाद देखा कि हमने
इंजन यहाँ आज आके पहुँचा है, इंजन जो है, इंजन मान के चलिए यहाँ आके पहुँचा है और ट्रेन आगे खिसक गई। तो इस अगर रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो इस रेफरेंस पॉइंट से इंजन इतना आगे मूव किया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस हो जाएगा, यानी कि फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हम एक्स एक्सिस में पकड़ रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो ट्रेन है या इंजन है तो उसने वर्क डन किया है ऐसा हम मानेंगे। अभी नेक्स्ट केस है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो यही है फोटोसिंथेसिस का ही केस है। अगर कोई फूड ग्रेन है, अगर वो ड्राई हो रहा है तो इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो फिजिक्स की भाषा में यहाँ क्या है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो ये वर्क डन 0 रहेगा। अभी नेक्स्ट केस है, सेल बोट इज मूविंग विथ ड्यू टू विंड एनर्जी। तो अगर मान लीजिए जो सेल बोट है, तो सेल बोट मान लीजिए यहाँ कहीं तो रहेगी पहले, और मान लीजिए ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ा है, और कुछ समय के बाद मान लीजिए एक्स एक्सिस में हम मूवमेंट ऐसा कंसीडर करते हैं, सपोज एक्स में भी कर सकते हैं। जनरली सेल बोट है तो पानी में हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। तो अगर मान लीजिए सेल बोट कुछ समय के बाद यहाँ आके पहुँची, तो इस रेफरेंस पॉइंट के बीच में क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इस केस में वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, एफ डॉट एस है या डी एस कह सकते हैं। तो ये क्या है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस केस में हम क्या मानेंगे कि इस केस में, यानी कि सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, इसमें क्या पकड़ेंगे हम कि वर्क डन हुआ है। सेकंड हमने प्रॉब्लम लिया है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टन एंगल टू द ग्राउंड मूव इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? देखिए इस केस में क्या है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है हमारा, तो ये हमारा ओरिजिन है, तो 0,0 से हमने उसको थ्रो किया है और 1,0 पे वो मान लीजिए ड्रॉप हुआ है। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे के साइड। तो ग्रेविटी क्या फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए mg लगा रहा है, तो ग्रेविटी mg फोर्स लगा रहा है। तो अगर उस रेफरेंस में अगर वाई एक्सिस में देखें तो वाई एक्सिस में इनिशियल पोजीशन 0 से स्टार्ट किया है वाई एक्सिस के रेफरेंस में, और फाइनल पोजीशन में बी पॉइंट कहाँ बॉल है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ आके रुका है, तो 0 पे रुका है। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे, अगर ग्रेविटी के रेफरेंस में F इक्वल टू एफ डॉट एस है, तो फोर्स क्या लग रहा है, तो ग्रेविटी का फोर्स मान लो mg लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, विथ रेफरेंस टू वाई एक्सिस ग्रेविटी के रेफरेंस में, क्योंकि ये देखिए यहाँ इसका कोऑर्डिनेट भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, विथ रेफरेंस टू ग्रेविटी। यहाँ वर्क डन क्या हो गया इस केस में, विथ रेफरेंस टू अगर ग्रेविटी अगर हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 0 मानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए डब्ल्यू एक्स अगर करते थे विथ रेफरेंस टू मान लीजिए हॉरिजॉन्टल जो भी हमने फोर्स लगाया है, तो उसके रेफरेंस में क्या होता था कि ये मान लीजिए एफ डॉट एस है, तो ये फोर्स तो mg लगता था, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसके केस में, यहाँ से 0 से a तक है, तो mg है। अगर हम कंसीडर करते हैं a पॉइंट है या, तो ये क्या हो जाएगा mg a जो है, इसमें क्या है कि जो cos थीटा है इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है मान के चलिए, और फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ cos थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, वो 0 डिग्री यानी कि cos 0 थीटा जो है तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाता था, cos 0, क्योंकि ये एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि यहाँ x में तो हो गया है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई भी फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ये एंगल पे कुछ फोर्स है, और यहाँ मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ जो कंपोनेंट रहेगा फोर्स का, ये अगर ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ जो कंपोनेंट लगेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ लगेगा ये एफ कॉस थीटा, ये एग्जैक्टली इधर कंपोनेंट लगेगा फोर्स का, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो कॉस 0 हमने यहाँ कंसिडर किया है, तो यहाँ 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो इसकी बात करें तो यानी कि इसका मतलब है कि जब भी अगर हमने जो भी फोर्स लगाया है ऑब्जेक्ट को, तो उसके रेफरेंस में एक्स एक्सिस में वर्क हुआ है, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई भी वर्क नहीं हुआ है। 3 नंबर का प्रॉब्लम है, बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो देखिए बैटरी की बात करें तो ये बैटरी है मान लीजिए, तो बैटरी में कौन सा है एनर्जी, केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
केमिकल एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके क्या हो जाएगा, ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें पूछा था कि क्या क्या चेंजेस होंगे, बैटरी, लाइट्स, सब बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। तो इसमें क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है, दैट एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड एंड एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड टोटल जो एनर्जी होता है यूनिवर्स का वो कंजर्व रहेगा। नंबर का प्रॉब्लम है हमारा, अ सर्टन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर सेकंड टू 2 मीटर सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला एक हमने जो अभी तक पढ़ा है तो वो है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस थीटा, एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला होता है वर्क डन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी वर्क का एक फार्मूला है। तो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है ऑब्जेक्ट के, तो इसको भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो इसको ही हम वर्क डन कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल हो जाएगा। तो अगर हम के ई इनिशियल की फाइनल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा वर्क डन। तो एग्जैक्टली ये क्या है कि 1/2 mv2 स्क्वेयर माइनस 1/2 mv1 स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 अगर हमने यहाँ रखा कॉमन तो ये क्या हो जाएगा v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये v1 का स्क्वेयर। तो ये 1/2 m का वैल्यू हमें दिया था, m का वैल्यू दिया था 20 kg। तो अगर ये 20 kg का वैल्यू है, मान लीजिए 20 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 25। तो ये कितना आ गया वैल्यू 4 माइनस 25 बोले तो 1/2 इंटू 20 इंटू ये हो जाएगा -21। ये एक्चुअली माइनस वर्क डन बोल रहा है, यानी कि क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इसका हम कैसा मान लीजिए ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस पर हम ऐसा फोर्स लगाया कि जिसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी डाउन हो जाएगा। इसके लिए वर्क डन हमें निगेटिव, इसका अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो ये जो होता है तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2, ये 2 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -210 जूल जो है। तो ये इतना वर्क डन हमने किया रहेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना है, बट होता क्या है कि वर्क डन क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हम फिलहाल सिर्फ इतना कंसीडर करेंगे कि जो वर्क डन हुआ है टोटल वो कितना हुआ है, तो 210 जूल हुआ है, इतना हम इस केस में कंसीडर करेंगे। 5th नंबर का प्रॉब्लम है, अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल, इट इज मूव टू अ पॉइंट बी ऑन द टेबल, इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसमें क्या है, मान लीजिए ये हमने कंसिडर किया है कि टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉल ए पॉइंट पे रखी है 10 kg की, तो मास कितना दिया हमें, तो मास 10 kg का है, एंड उसको हमने किसी फोर्स से मान लीजिए एफ फोर्स से शिफ्ट किया है बी पॉइंट पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम फिलहाल एस मानते हैं। तो यानी कि ये जो फोर्स है, तो यानी कि ये जो ग्रेविटी का फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, इधर नीचे लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो अगर तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स है हमारा y एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट है हमारा x एक्सिस में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। तो cos 90 क्या होगा, cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो वर्क क्या है, cos 90 जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है 0। तो वर्क होता है एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस थीटा, लेकिन फोर्स क्या था, तो एम जी था मान लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो मान लीजिए हमने डिस्प्लेसमेंट एस कंसीडर किया है, और cos 90 का वैल्यू आ गया 0, तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो गया 0 हो गया। तो इस केस में क्या है कि ग्रेविटी जो इसके ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल कोई मूवमेंट है तो ग्रेविटी कितना वर्क करता रहेगा, तो 0 जूल करता रहेगा। इस नंबर का प्रॉब्लम है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, यानी कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमने क्या पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कंटिन्यूसली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है।
तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए एच हाइट पे है ज़मीन से, ये हमारा ज़मीन का रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए ग्राउंड का, तो उसके रेफरेंस में अगर हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 पकड़े तो ये एच हाइट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो पीई हो जाएगा, ये mgh पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी इसके पास यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन यहाँ आके इसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का 0 हो जाएगा। जैसे वो नीचे नीचे ड्रॉप हो जाता है तो क्या हो जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता रहता है काइनेटिक एनर्जी में। तो यानी कि अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ जो सबसे ऊपर हाइट है जहाँ की हमने उसको पकड़ के रखा है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 रहेगी, और यहाँ जो लास्ट पॉइंट है कि जहाँ ऑलमोस्ट वो उसको हिट करने वाला है, तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। यानी कि इस केस में क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप डाउन होता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता रहता है काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही वो हीट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो ग्राउंड को हीट किया, तो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि हमें आवाज़ आती है गिरने की, एंड प्लस उसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में। तो हमने देखा कि हमने तो काइनेटिक एनर्जी दी नहीं थी, फिर भी वो प्रोड्यूस हो गई। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और वही काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में आगे जाके कन्वर्ट हो गए। तो यानी कि जो भी हम सोच रहे थे कि ये इज इट अगेंस्ट, जैसे ही उसका पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए कम हो रहा है, तो इज इट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, इट इज़ नॉट अगेंस्ट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑल द एनर्जीज आर गेटिंग इंटर कन्वर्टेड। तो इसकी वजह से क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है तो वो एग्जैक्टली ट्रू यहाँ होता है। What are the various energy transformation that occur when you are riding a bicycle? तो बाइसिकल चलाते वक्त कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो ये हमें बताना है। मान लीजिए अगर आपने ये मान लीजिए कोई बाइसिकल चला रहे, तो बाइसिकल चलाने के बाद क्या हो जाएगा, आप कौन सा फोर्स यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे मस्कुलर फोर्स। तो आपने यूज़ किया मस्कुलर फोर्स, वो मस्कुलर फोर्स है या मस्कुलर एनर्जी कह सकते हैं। मस्कुलर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल एनर्जी। तो वो रोटेशनल एनर्जी क्या करेगा, तो इसकी वजह से जो आपकी साइकिल है वो आगे मूव करेगी, राइट। और जब भी आप मस्कुलर फोर्स जनरेट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसकी वजह से आपको क्या होता है, स्वेटिंग होता है, एंड प्लस ये टायर जो है, तो टायर मान लो ज़मीन के साथ रगड़ रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस होगा। तो ये फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस करेंगे, और जब भी साइकिल चलेगी तो यानी कि साउंड एनर्जी भी हल्का सा जनरेट हो जाएगा। मान लो आपकी जो चेन है साइकिल की, तो साइकिल की जो चेन है वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। ज़मीन के ऊपर से जब भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा साइकिल में, साइकिल का जो व्हील है एंड ग्राउंड है, तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन की वजह से ये भी साउंड प्रोड्यूस करेगा, और इसकी वजह से जो साइकिल का टायर है वो भी गर्म हो जाएगा, यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि मस्कुलर फोर्स, रोटेशनल एनर्जी, इवन सर्कुलर एनर्जी, उसके बाद स्वेटिंग, हीट, फ्रिक्शन, साउंड, हीट, तो ये अलग अलग फॉर्म के जो एनर्जी है, तो ये क्या हो जाता है कि प्रोड्यूस हो जाते हैं व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। क्वेश्चन नंबर 8 है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट? वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग? तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ कहीं तो खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ कहीं तो खड़े हैं, और आपने क्या किया है, आपने पुश करना चालू किया एक बहुत बड़े रॉक को, जो आपसे साइज से बहुत बड़ा है, यानी कि अगर आपने कितने भी ताकत लगाएंगे तो ये मान लीजिए मूव नहीं होने वाला। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, तो ये जो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है या अदरवाइज रिएक्टिव जो फोर्स है वो आप पे लगना चालू हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये भी आपको इनडायरेक्टली फोर्स लगाने लगता है, ये बड़ा रॉक। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बॉडी है वो स्वेटिंग करने लगता है, इवन आपका जो मसल्स है वो मसल में आपको क्रैम्प आने लगते हैं बोल सकते हैं, या फैटिक आना चालू हो जाता है, या अदरवाइज हम कह सकते हैं कि यू फील टायर्ड। तो ये जो रॉक भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको क्रैम्प आने लगते हैं, या फटिक महसूस होता है, या यू फील टायर्ड, या आप स्वेटिंग करने लगते हैं। तो यानी कि इसमें तो क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। और जैसे ही हल्का सा क्या होता है कि हर बार जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टच करते हैं तो साउंड तो फ्रिक्शन होता है, तो साउंड तो प्रोड्यूस होता है, बट होता क्या है कि हमें सुनाई नहीं देता है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम रहेगी तो हम उसको सुन नहीं सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप है
जब भी आप बहुत बड़ा रॉक अगर पुश करने की कोशिश करते हैं तो ये सारी एनर्जी जो चेंजेस है ये टेक प्लेस करती है। 9 नंबर का प्रॉब्लम है हमारा, अ सर्टन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज इन दिस जूल। तो यानी कि कोई घर है तो घर में 250 यूनिट्स का एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो टाइम हमें मंथ दिया है, तो एनर्जी कितना जूल्स में कन्वर्ट हो गया है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 250 यूनिट्स हो गया। तो अगर एक यूनिट की बात करें तो वन यूनिट जो होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतना वैल्यू होता है। अगर हम इसको यहाँ लिखे तो ये हो जाएगा 250 इंटू 36 लिख सकते हैं, और एग्जैक्टली ये जो है 10⁻6 जूल होना चाहिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये 0 हमने इसको 5 करना पड़ेगा, सॉरी हाँ, हमने क्या किया यहाँ से पॉइंट ऑलरेडी शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 36, हाँ ये 0 है, हम इसको दे देंगे तो हो जाएगा 10⁻6 जूल। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 इंटू 25 900, तो ये जाएगा 900 आ रहा है, 900 इंटू 10⁻6 जूल आ रहा है। तो हम इसको करेंगे तो 9 इंटू 10⁻8 जूल। तो इतना एनर्जी क्या है उस पर्टिकुलर घर ने 250 यूनिट अगर एनर्जी यूज़ किया है, तो इसका मतलब क्या है कि उस घर ने कितना एनर्जी यूज़ किया रहेगा, 9 इंटू 10⁻8 जूल इतना एनर्जी यूज़ किया रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये जो यूनिट है ये कौन सा है, कमर्शियल यूनिट है जो आप घर में यूज़ करते हैं। तो अगर आपने कभी एक यूनिट एनर्जी MACB का यूनिट या इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट हम कंसिडर कह सकते हैं, तो उसका वैल्यू होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतनी होती है। हमने 10 नंबर का प्रॉब्लम लिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेस्ड टू हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज अ हाफ वे डाउन। तो एग्जैक्टली क्या है, मास उसका मान लीजिए कोई तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का मास है, यहाँ उसकी हाइट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, तो ये 5 मीटर के हाइट पर रखा है, उसका वजन है मान लीजिए 40 kg है। तो इस केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा ऑब्जेक्ट जो है, तो ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी रहेगा mgh, तो m है 40, कन्वीनियंस के लिए हम ग्रेविटी 10 पकड़ रहे हैं अभी, एंड h है 5, तो ये क्या जाएगा 400 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2000, तो ये क्या आ जाएगा 2000 जूल आ जाएगा। हमें क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे तो क्या आ जाएगा, PE इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जब ऑब्जेक्ट यहाँ 5 मीटर के हाइट पे था तो उसका एनर्जी कितना है, तो 2000 जूल है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ एग्जैक्टली इसके पास वेलोसिटी क्या है, तो 0 है, यानी कि हमने उसको पकड़ के रखा है, तो ये हो गया 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो इसकी हाइट यहाँ से कितनी आ गई, 2.5 मीटर आ गई। तो देखिए अगर ये आधे हाइट पे है, यानी कि ज़मीन से आधे हाइट पे है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 जूल आना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो यही तो हमें ढूंढना है, मान के चलिए पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है, तो काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है, तो दोनों साइड से हमने 1000 माइनस किया, 1000 माइनस किया, तो 2000 माइनस 1000 क्या आ जाएगा, ये 1000 जूल आ जाएगा। और यहाँ से भी अगर 1000 माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये क्या जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1000 जूल कि जो वो मिडवे पे रहेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब 2.5 मीटर उसका हाइट रहेगा, तो उसका KE कितना रहेगा, तो KE भी 1000 जूल रहेगा। इवन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होना चाहिए, 1000 जूल होना चाहिए, क्योंकि टोटल हमें कितना चाहिए, इनिशियल एनर्जी कितना था, तो 2000 जूल था। तो काइनेटिक एनर्जी भी 1000 जूल रहेगा एंड पोटेंशियल एनर्जी भी 1000 जूल ही रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मिलियन नंबर का हमने प्रॉब्लम लिया है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए एग्जैक्टली ये मान लो अर्थ का सेंटर है, यहाँ से ये सैटेलाइट इस पर्टिकुलर किसी r ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसमें क्या होता है कि उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, तो फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रहेगा, mv²/r। तो एक फोर्स लग रहा है, और वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है
फोर्स और वेलोसिटी इसमें एंगल कितना बन रहा है, तो थीटा बन रहा है 90 डिग्री। अगर हम cos 90 की बात करें तो वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो अगर हम वर्क की बात करें तो अगर जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है या इसके ऊपर तो सैटेलाइट के ऊपर, तो ये हो जाएगा F.S, तो ये हो जाएगा Fs cos थीटा। तो मान लीजिए फोर्स क्या लग रहा है, तो mv²/r लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हम s यहाँ फिलहाल पकड़ रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू कितना है, cos 90 का वैल्यू क्या है, 0। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो वर्क डन जो है तो क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। तो यानी कि ग्रेविटी जो है सैटेलाइट के ऊपर कितना वर्क डन कर रहा है, तो 0 कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सैटेलाइट है वो घूमते रहता है और उसका एनर्जी क्या होता है, डिसिपेट नहीं होता है या कम नहीं होता है। इसकी वजह से वो बहुत दिनों तक क्या होता है कि ऑर्बिट में आराम से बहुत सालों तक आराम से ऑर्बिट में घूमता रहता है, क्योंकि वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ या किसी भी प्लैनेट का अराउंड अ पर्टिकुलर ऑन अ सैटेलाइट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट क्या रहेगा, तो वर्क डन उसका हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी पकड़ लीजिए इनमें क्या एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। Question number 12, can there be displacement of an object in the absence of a force acting on it? Think, discuss this question with your friends and teacher. तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उसके पास मान लीजिए वेलोसिटी आ गया v, मास एम मास का कोई तो ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया f, तो उसकी वजह से मान लीजिए उसके पास वेलोसिटी आ गया v। लेकिन जैसे ही वो उसके पास ये मान लीजिए ये v वेलोसिटी आ गया, तो उसके बाद क्या हो गया कि मान लीजिए उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है ना, मान लीजिए ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से कोई फोर्स है ना, यहाँ से फोर्स है ना, कोई यहाँ से फोर्स है ना, कोई यहाँ से फोर्स है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, तो इसका जो फोर्स है वेलोसिटी है ना, वो कभी इंक्रीज होने वाली है ना कभी डिक्रीज होने वाली है। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली यानी कि इन्फिनिटी तक कहाँ होगा, इन्फिनिटी तक। यानी कि अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो एज पर द फिजिक्स रूल तो ये क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करना चाहिए। बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या है, स्पेस बहुत बड़ी चीज़ है और इस पर कोई फोर्स ना लगा ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही ये स्पेस में घूम रहा है, तो स्पेस में जैसे ही घूम रहा है तो ये कोई ना कोई तो बड़ा प्लैनेट है या कोई बड़ा गैलेक्सी है, कोई बड़ा स्टार है, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से उसका जो स्पीड है वो इधर कम होगा या ज़्यादा होगा, डिपेंड की एग्जैक्टली कहाँ लग रहा है। तो लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, अगर फोर्स नहीं है, तो हम ये ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी टाइम तक और इन्फिनिटी डिस्टेंस तक ये ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रैवल ही करता रहेगा, यानी कि उसका एनर्जी कभी भी डिसिपेट नहीं होगा और प्लस वो कंटिन्यूसली ट्रैवल ही करता रहेगा। 3 नंबर का हमने प्रॉब्लम लिया है, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ अ हे ओवर अ हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। मान लीजिए अगर कोई बंदा खड़ा है ऑलरेडी, मान लीजिए उसके ऊपर एग्जैक्टली अगर फोर्स अगर देखे तो हे जो है, तो जो है उसके सर के ऊपर जो है रहेगा, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता रहेगा mg, ओके। और ये जो फोर्स है, तो फोर्स कितना आ गया, तो इसमें mg फोर्स आ गया, और mg आने के बाद वर्क डन का फॉर्मूला आता है F.S यानी कि Fs cos थीटा। तो देखिए एग्जैक्टली इस केस में क्या हो रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में, हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे से अगर है उठाकर उसके सर के ऊपर रखते वक्त मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा वाई डायरेक्शन में, तो उतना हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या सिचुएशन दिया है कि उसने सिर्फ सर के ऊपर पकड़ के रखा है, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल यानी कि होल्ड करके रखा है। तो उस केस में क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो 0 हो गया। तो अगर मान लीजिए जो mg है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो 0 है, तो कॉस तो हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि क्या है, कॉस के केस में हमें एग्जैक्टली क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है। तो यानी कि जो फोर्स है वो यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो कॉस का तो इतना कुछ खास समझ नहीं आएगा इस केस में। तो ये क्या जाएगा, अगर हम इसको कॉस थीटा भी लिखते हैं, मान लीजिए अभी पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, कहाँ एग्जैक्टली मूव करना है, तो इसकी वजह से ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एज पर फिजिक्स से हो जाएगा, ये 0 जूल हो जाएगा वर्क डन। तो यानी कि अगर कोई बंदा अगर मान लीजिए उसके सर के ऊपर मान लीजिए कोई ये खड़ा है, मान लीजिए कोई लोड लेके खड़ा है
और वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है तो स्टैंडिंग पोजीशन में फिजिक्स में उसका जो वर्क डन है वो 0 पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वैट, यानी कि वो कितना वैट यूज़ करेगा 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 1500 वैट यूज़ करेगा, कोई इलेक्ट्रिकल हीटर है। एंड हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन द 10 आवर्स, तो हमें 10 आवर्स के में उसमें कितना एनर्जी यूज़ किया ये बताना है। तो इसमें क्या है कि ये जो 14 नंबर का प्रॉब्लम है ये, तो एग्जैक्टली क्या है कि जो पावर है, पावर हमें 1500 वाट दिया है, टाइम हमें 10 आवर दिया है, तो टाइम को अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड में तो हो जाएगा 10 इंटू 3600 सेकंड। तो पावर का फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का बात करें या एनर्जी का बात करें, वर्क को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वर्क इज़ नथिंग बट, इन दिस केस पर्टिकुलर केस वर्क इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या है, तो पावर इनटू टाइम। तो हमें कितना मिला है पावर, तो 1500, टाइम कितना मिला है, तो ये हो गया 10 इंटू 3600, तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो ये 2 0, ये 3 0, ये 2 0, तो ये हो जाएगा 10⁵। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 5, हाँ, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 36। तो 15 इंटू 36 को करते हैं तो 15 6 90, 540 हो रहा है। तो ये 540 इंटू 10⁵ पकड़ सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 10⁶ जूल, ये इतना क्या हो जाएगा, तो इतना एनर्जी उन्होंने यूज़ किया है। तो हमें क्या पूछा था कि कितना उसने एनर्जी यूज़ किया, तो एनर्जी कितना यूज़ किया रहेगा, तो 54 इंटू 10⁶ जूल जो है, तो उस पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उसने 10 घंटे में 54 इंटू 10⁶ जूल इतना एनर्जी कंज्यूम किया रहेगा। 16 नंबर का प्रॉब्लम है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, उसका मास कुछ m है, v वेलोसिटी से ऑलरेडी चल रहा है, तो हमें उसमें अगर उसको रोकना है तो हमें कितना एनर्जी करना पड़ेगा। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसके पास क्या हो जाएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 mv², मास m है और वेलोसिटी v है। तो उसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसके पास हमें उसको रोकना है। तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1/2 इनिशियल था mv², तो ये वैल्यू आ रहा है -1/2 mv²। इतना वर्क डन है, तो ये हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे करना पड़ेगा तो उसको रोकने के लिए। यानी कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास अभी फ़िलहाल जो एनर्जी है, ऑब्जेक्ट के पास जो भी फिलहाल एनर्जी है वो है 1/2 mv²। तो आपको उतना ही एग्जैक्टली एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में 1/2 mv² जो है उतना एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाए। तो यानी कि ये जो निगेटिव साइन दिखा रहा है कि यानी कि जो भी उसका डायरेक्शन है वेलोसिटी का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करना है। हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स प्रोवाइड करना है कि जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी 0 हो जाए। 17 नंबर का हमने प्रॉब्लम लिया है। तो 17 नंबर में कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। तो एग्जैक्टली इसको कैसे करेंगे हम, तो कोई कार है, कार ऑलरेडी मूव कर रही है 60 km/h, तो मास उसका 1500 kg दिया है। तो हमें क्या पता है इसका जो वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी हमें क्या दिया है, तो ये 17 नंबर का प्रॉब्लम है, ये 17 नंबर का प्रॉब्लम है। ये वेलोसिटी हमें दिया है 60 km/h, तो इसको मीटर पर सेकंड करेंगे तो 60 इंटू 5/18 इंटू मीटर पर सेकंड, ऐसे हमने किया है। तो एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहेगा 1/2 mv²। तो ये 1/2 को यहाँ रखेंगे, m को हम 1500 लिखेंगे, और जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर करना है। तो ये इतना उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो यानी कि इतना अगर उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो एग्जैक्टली उतना अगर हम वेलोसिटी देते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर अपोजिट में हम 1/2 इंटू 1500 इंटू 60 इंटू 5 इंटू 5
डिवाइडेड बाय 18 इंटू 18। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर करके लिखा है। तो अगर हम इतना अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फोर्स लगाते हैं तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए और मुझे बताइए ज़रूर कि क्या कैलकुलेशन का वैल्यू आता है। तो काइनेटिक एनर्जी इसका अगर अपोजिट में हम आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लगाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि इतना एनर्जी लगाने के बाद उसका वेलोसिटी पहले ये यू था, अभी हम इसको यू लिखते हैं सपोज इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इतना एनर्जी लगाने के बाद 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। हमें अपोजिट डायरेक्शन में -12 इंटू उसका मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि जो किलोमीटर पर आवर दिया है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो ये इसका आंसर है। 18 नंबर का हमने प्रॉब्लम लिया। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन द mass m, the direction and displacement of the from west to east as shown in the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done on the by the force is negative, positive और 0। तो पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले के केस में क्या है कि फोर्स लग रहा है, मान लीजिए नीचे से ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ, तो इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, तो इन दोनों में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो यानी ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन क्या हो जाएगा, F डॉट एस इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो 90 है, तो 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 90 का वैल्यू है 0। तो यानी कि ओवरऑल वर्क डन क्या आ गया, इस पर्टिकुलर केस में 0 आ गया। हम दूसरी केस लेते हैं। इसमें क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और फोर्स यहाँ से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, फोर्स यहाँ है, तो जो थीटा है, तो थीटा कितना है इसमें 0 है, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट एस इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है, कॉस 0 है तो ये आ गया 1। तो इसमें वर्क कितना किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इतना जूल इसने क्या किया है, वर्क किया है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या आ रही थी, ये आ रही थी 0। अगर हम तीसरी केस देखते तो तीसरी केस में क्या है कि मान लीजिए फोर्स यहाँ लगा रहा है, ऐसे कंसिडर करते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। मान लीजिए फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के आगे इसमें लग रहा है, तो ये जो एंगल है, तो ये जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्रीज है। तो यानी कि जो थीटा है वो 180 डिग्रीज है एंड कॉस 180 का वैल्यू आता है -1। तो इस केस में अगर हम वर्क डन ढूंढे तो वर्क डन में क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, हाँ कॉस थीटा लिखेंगे, सॉरी कॉस थीटा लिखेंगे पहले, कॉस थीटा, फिर ये वैल्यू आ जाएगा एफ एस कॉस 180। और एफ एस कॉस 180 कितना आ रहा है, तो एफ एस कॉस 180 आ रहा है, एफ एस कॉस 180 आ रहा है -1, तो ये आ रहा है माइनस एफ एस जूल। तो इस केस में क्या आ रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर केस है कि जिसमें निगेटिव वर्क डन आ रहा है, जहाँ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, वहाँ वर्क डन क्या आता है, तो वहाँ वर्क डन पॉजिटिव आता है। लेकिन जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनमें क्या है कि 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन क्या आता है, तो 0 आता है। तो ये तीनों केस आपको याद रखने हैं। हमने 90 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। सोनी सेज द एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0, यानी एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है, इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विथ हर। हो सकता है, क्योंकि क्यों है कि मान लीजिए कोई तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए ये फोर्स यहाँ से लग रहा है, F1 मान के चले, ये मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ से मान लीजिए F2 फोर्स लग रहा है। लेकिन ऐसा मान के चलेंगे F1 कैंसिल कर रहा है F2 को, यहाँ से मान लीजिए F3 फोर्स लग रहा है और यहाँ से मान लीजिए F4 फोर्स लग रहा है। तो इस केस में भी हम मान रहे हैं कि F3 कैंसिल कर रहे हैं F4 को, या F4 कैंसिल कर रहे हैं F3 F4 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने F5 कंसीडर किया और यहाँ से हमने F6 कंसीडर किया। तो इसमें क्या हो रहा है कि सारे देखिए फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यानी कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ये जो ब्लॉक है, जो हमने ऑब्जेक्ट है कंसीडर किया था, ये किस में आ गया, तो इक्विलिब्रियम में आ गया। यानी कि उस पर जो नेट फोर्सेस है वो कितने लग रहे हैं, 0 लग रहे हैं। तो अगर इस पे लगने वाले फोर्सेस 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ma होता है अगर फोर्स 0 है, अगर फोर्स 0 है मान के चलिए, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 आ गया, तो इसका तो ऑब्जेक्ट का कुछ तो मास है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन जो है वो क्या होना पड़ेगा, उसको 0 होने पड़ेगा। तो यही हमें पूछा गया था। सोनी सेज दैट एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री। यस वी एग्री, बिकॉज कभी भी वेन एवर देर इज अ नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, इन दैट पर्टिकुलर केस
whenever the net force acting on a particular object is 0, then in that case acceleration will be 0. 20 problem है, find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 each. आपके घर में मान लीजिए 4 डिवाइसेस है, हर एक का पावर 500 वाट है, यानी 1 घंटा अगर चला तो 500 वाट एनर्जी ले रहा है. तो टाइम हमें 10 घंटा लिया है, तो हमें पूछा है कि 10 घंटे में टोटल कितना एनर्जी ले लेगा. हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, तो पावर जो होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम. तो हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, ये वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है. वर्क क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम. तो अगर हम वर्क को यहाँ लिखते हैं, पावर टोटल अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, तो 2000 वाट आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना आ रहा है हमें, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3600 सेकंड आ रहा है. अभी हम यूनिट बाद में लिखेंगे. ये 3 0 1 0 4 0 और ये 2, यानी कि 10⁶ आ गया. तो ये क्या हो जाएगा, 36 × 2, तो ये हो गया 72 3 4 5 6, हाँ 72 × 10⁶ आ रहा है. तो यानी कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो ये होता है 1000, ये होता है 1 किलोवाट होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है. ओके. तो अगर हम इस पर्टिकुलर जो भी वैल्यू आया, इसको अगर हम 36 × 10⁵ करेंगे, हमने ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया और इसका एक पावर कम कर दिया, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट कम कर दिया और यहाँ से एक डेसिमल यहाँ बढ़ा दिया. तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 2 × 72, तो 2 × तो यहाँ ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये वैल्यू 10⁵ 10⁶ कट जाएगा और ऊपर एक 10 बच जाएगा. तो ये 2 × 10 यानी कि 20 यूनिट्स कह सकते हैं. तो 20 यूनिट्स जो है आपने कंज्यूम किया. अगर आप 500 वाट के कोई 4 इंस्ट्रूमेंट 10 घंटा कंटिन्यूसली चलाएंगे तो आपने कितना एनर्जी यूज़ किया, तो 20 वाट. तो ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है. एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी. तो देखिए, कोई तो एक मास है, मास फ्रीली फॉलिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो उसके ऊपर लग रहा है फोर्स mg, ग्रेविटी का. तो mg फोर्स से वो नीचे आ रहा है, मान के चलिए विथ v वेलोसिटी. तो उसके पास जब शुरू में हमने देखा तो उसका वेलोसिटी रहेगा k = 1/2 mv², तो इतना काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहेगा. उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसने ग्राउंड को हिट किया तो उसके बाद कुछ समय के बाद कुछ इम्पैक्ट होगा, कोलिजन होगा, उसके बाद मान लीजिए वो रेस्ट पे आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया. तो हमें पूछा गया कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थे, तो उसके पास उसका क्या हुआ. तो एक तो सबसे पहले कि जब भी वो टकराया ज़मीन से, तो ज़मीन से उसने क्या किया, कोलिजन किया. अगर वो कोलिजन करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो कोलिजन करेगा तो क्या करेगा, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, राइट. फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा. जैसे ही वो कोलिजन कर रहा है, तो कोलिजन की वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. प्लस जो डैमेज है, जो जैसे ही ऑब्जेक्ट में भी डैमेज आ जाएगा. अगर मान लो बहुत हाई वेलोसिटी से अगर वो कोलाइड करता है या हाई मोमेंटम से, तो हाई मोमेंटम से तो डैमेज हो जाएगा कि इसको ऑब्जेक्ट को भी हो जाएगा और ज़मीन के उस पर्टिकुलर हिस्से को भी हो जाएगा कि यहाँ एग्जैक्टली उसने जहाँ इम्पैक्ट किया है. तो यानी कि हमें पूछा गया था कि जो काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हुआ. तो काइनेटिक एनर्जी ने क्या क्या किया, फ्रिक्शन किया, हीट प्रोड्यूस किया, साउंड प्रोड्यूस किया, इवन डैमेज उसमें प्रोड्यूस हो गए. तो ऑल दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वाज अवेलेबल इन द ऑब्जेक्ट. तो यानी कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसमें वैलिड प्रूव हो जाता है कि जो भी है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी.